बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बिंदुसार पढ़ा चुका था और चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा चुका था। शुरुआत करते हैं अशोक की। मौर्य वंश आपका चल रहा था। तो अशोक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अशोक का पूरा नाम क्या है, क्लियर इस बात को लेकर। तो अशोक का जो पूरा नाम है सम्राट देवनाम प्रियदर्शी सम्राट देवनाम प्रियदर्शी का उज्जैन करमौली चंड अशोकवर्धन और अशोक, इसका पूरा नाम है सम्राट देवनाम प्रियदर्शी का उज्जैन करमौली चंड अशोकवर्धन अशोक। ये उज्जैन करमौली है, क्लियर इस बात को लेकर। तो ये अशोक का पूरा नाम है। क्वेश्चन पूछ लगे कि अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ मिला है, तो ये मिला है आपको पुराणों में। पूछ लेगा अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ मिला है, पुराणों में मिला है। और अशोक का नाम अशोक कहाँ मिला है, 3 अभिलेख थे। कितने अभिलेख थे, 3 अभिलेख थे। तो इन तीनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो पहला अभिलेख है मास्की कहाँ है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक के किस जिले में, रायचूर जिला, क्लियर इस बात को लेके। एक है आपके नेत्तूर कहां पड़ेगा, आपके आंध्र प्रदेश में मिलता है, क्लियर इस बात को लेकर। मास्की हो गया, नेत्तूर हो गया, और एक हो गया गुजरा कहां पड़ता है, आपके मध्य प्रदेश में। तो मास्की अभिलेख कर्नाटक में है, नेत्तूर आंध्र प्रदेश में है, गुजरा मध्य प्रदेश में है। इन तीनों अभिलेखों में इसका नाम क्या मिला है, अशोक मिला है, क्लियर। एक क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने करी। तो श्रीनगर की क्या करी इसने, स्थापना करी, क्लियर। देखो एक क्वेश्चन आता है जो कश्मीर का उल्लेख है किस पुस्तक में मिलता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जो कश्मीर का पता चलता है वो चलता है आपकी कल्हणी की राज तिरंगनी से पता चलता है। और राज तिरंगनी में बताया गया था कि ये किसका उपासक था, अशोक पहले शैव धर्म का था तथा शिव की पूजा करता था, क्लियर। तो कश्मीर का जो पता चलता है कल्हणी की राज तिरंगनी से पता चलता है। और अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था तथा किसकी पूजा करता था, शिव की पूजा करता था, क्लियर इस बात को लेकर। और अब तो भैया कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। अभी जब आगे आओगा आपको मैं बता दूंगा।
क्लियर। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे, अगर आपसे पूछे श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो आंसर होगा झेलम नदी के किनारे। और झेलम को ऋग्वेद में क्या कहते हैं, वितस्ता। क्लियर इस बात को लेकर। तो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला व्यक्ति कौन था, ये सम्राट कौन था। तो लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला सम्राट था कौन, अशोक। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो शुरुआत करते हैं। अशोक की पत्नी कौन कौन सी थी। अशोक की पत्नी तो देवी थी, और देवी को क्या बोलते हैं, पद्मावती। देवी किसी किसी बुक में देवी नाम होगा, देवी अलग होगा, पद्मावती अलग होगा, लेकिन देवी को ही पद्मावती कहते थे। अब इसकी संतान कौन कौन सी थी, महेंद्र और संघमित्रा। तो पद्मावती का एक लड़का था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। क्लियर इस बात को लेकर। और अशोक ने इन दोनों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। क्लियर इस बात को लेकर भी। और ऐसे बताऊं मैं कि किसी किसी बुक में क्या होता है कि इसका एक पुत्र और दिया रहता है, किसका देवी के नाम से, कि देवी का एक पुत्र था कौन, कुणाल। अगर आपसे पूछे कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना, तो कुणाल था। ये क्या था, अशोक का उत्तराधिकारी था। तो किसी किसी बुक में क्या होता है कि पद्मावती के 2 लड़के थे, पद्मावती की जो संतान है वो महेंद्र और संघमित्रा बताई जाती है, और देवी को उसकी अलग पत्नी बताई जाती है, लेकिन वास्तव में देवी ही पद्मावती थी। और कुणाल किसका लड़का था, देवी का लड़का था। तो कह सकते हो आप अशोक का उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी। क्वेश्चन आता है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना, कुणाल बना। क्लियर इस बात को लेकर। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, किसी किसी बुक में क्या होगा, पद्मावती अलग दिखा रखा है और देवी अलग दिखा रखा है। पद्मावती जो संतान दिखा रखी है महेंद्र और संघमित्रा दिखा रखा है, और देवी की संतान दिखा रखी है कुणाल। तो मैं एक जगह कर दिया गया, क्योंकि वास्तव में देवी ही पद्मावती थी, और इसका पुत्र था महेंद्र, संघमित्रा और एक कुणाल। इस बात का ध्यान रखोगे। तो जो कुणाल है अशोक का उत्तराधिकारी बना। क्लियर इस बात को लेगा। और इसकी एक पत्नी थी कारुवाकी। इसका पुत्र था तिबिर, और पुत्री थी चारुमती। क्लियर इस बात को लेके। ये सबसे प्रिय पुत्र था अशोक का, सबसे प्रिय पुत्र था ये अशोक का, और ये सबसे प्रिय पुत्री थी, क्लियर इस बात को लेके। सबसे प्रिय पुत्री कौन थी, चारुमती थी। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए चारुमती को भेजा था। नेपाल में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसको भेजा था, चारुमती को। और इसने क्या करा था, नेपाल के राजा देवपाल से क्या करी थी, लव मैरिज कर ली थी। ये कह सकते हो देवपाल से क्या करा था, विवाह। क्लियर। तो जब किसी देश के राजा से ही विवाह कर लिया गया है चारुमती द्वारा, तो जब देवपाल ने ही बौद्ध धर्म अपना लिया, तो वहां की जनता तो अपने आप ही बौद्ध धर्म अपनाओगी। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे तेजी से बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश कौन है, तो सबसे तेजी से
बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश नेपाल है। सबसे तेजी से बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश, अपनाने वाला देश है। क्लियर इस बात को लेगा। और जब अशोक नेपाल गया तो अशोक ने 3 अभिलेख बनवाए। कितने बनवाए यहां फिर अशोक ने? 3 अभिलेख, 3 अभिलेख। एक तो बनवाया देवपाल के नाम पे, देवपत्तम। एक बनाया ललितपत्तम और एक बनाया रुग्मिदेई, रुग्मिदेई। क्लियर इस बात को लेकर। तो ये तीनों कहां बनाए थे? नेपाल में। किसने बनाए थे? अशोक ने। क्लियर इस बात को लेकर। तो क्वेश्चन आता है रुग्मिदेई पे। ये सबसे छोटा अभिलेख है। ये क्या है? सबसे छोटा। क्लियर है? शिलालेख है रुग्मिदेई में। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ही क्या भैया, गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु की कहानी है। क्लियर? तो शिलालेख कह सकते हो आप, कोई बात नहीं। शिलालेख किसी बुक में तो आपको नगरी मिलेगी। तो देवपत्तम, ललितपत्तम और रुग्मिदेई। तो रुग्मिदेई सबसे छोटा भी शिलालेख है और गौतम बुद्ध के जन्म मरण की कहानी भी है। और इसमें जो मौर्य वंश की कर व्यवस्था थी उसके बारे में भी बताया गया है। कहीं कहीं तो देवपत्तम नगर, ललितपत्तम नगर भी आपको मिल सकता है किताब में, लेकिन आप ध्यान रखोगे इस बात को लेकर। ठीक है? और इसकी एक पत्नी थी तिष्यरक्षिता। इसकी एक पत्नी और थी तिष्यरक्षिता थी। इसकी एक पत्नी थी तिष्यरक्षिता। यह बौद्ध धर्म की विरोधी थी। यह क्या थी भैया? बौद्ध धर्म की क्या थी? बौद्ध धर्म की विरोधी थी। बौद्ध धर्म की क्या थी? विरोधी थी। क्योंकि जब इसका विवाह हुआ था अशोक से, तो उससे अशोक शैव धर्म का अनुयायी था और यह भी शैव धर्म की अनुयायी थी। बाद में कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसने अपनाया नहीं था। तो इसने क्या करा था? अशोक द्वारा लगाया गया पीपल का पेड़ उखाड़ दिया था। क्या करा था? उखाड़ दिया था। क्लियर इस बात को लेकर। और फिर अशोक ने इसको छोड़ दिया था। क्लियर? इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं इसके राज्याभिषेक की। बात किसकी करते हैं? इसके राज्याभिषेक की बात करते हैं। इसका राज्याभिषेक हुआ 269 BC 9, 269 BC। क्लियर इस बात को लेके? यानी कह सकते हो 269 BC में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जिसने कलिंग युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध ये हुआ था 261 BC, यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कह सकते हो आप। क्वेश्चन आ जाएगा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। क्लियर इस बात को लेकर? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखोगे। 8वें वर्ष पूछ लेता है कि कौन से वर्ष होता? 8वें वर्ष हुआ था। अच्छा, कलिंग युद्ध का कारण क्या था? देखो, जो कलिंग का राजा था, संभवतः था आपके नंदराज। कौन था? नंदराज था। और यहाँ के जो हाथी थे, कलिंग के जो हाथी थे, बड़े प्रसिद्ध थे और यहाँ का व्यापार बड़ा प्रसिद्ध था। तो इसने क्या करा? नंदराज पे चोरी का आरोप लगा दिया। नंदराज ने किसका आरोप लगाया? नंदराज पे
चोरी का आरोप लगाया कि तुम्हारे यहाँ के चोर हमारे यहाँ से सोना हीरे मणिक्य लूट के ले गया, हमारे पूछाओ। तो नंदराज ने सोचा कि क्या लड़ाई करी। नंदराज ने पूछा भी थी, लेकिन इसने कहा कि मेरे तो जैसे चोरी हुए ऐसे लाओ। चोरी तो हुए नहीं थे, लेकिन क्या कि कलिंग को लूटना था, क्योंकि वहां के हत्ती और व्यापार बड़ा प्रसिद्ध था, कब्जा करना था। तो इस पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में इतनी रक्त हानि हुई, इतना रक्तपात मचा कि जब वो अशोक आया तो उसका मन द्रवित हो उठा। तो इस युद्ध के बाद, अच्छा कलिंग की राजधानी पूछ रहे आपसे, कलिंग की राजधानी क्या थी? राजधानी थी तौसिली। किला राजधानी क्या थी इसकी? तौसिली थी। तो इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। किला इस बात को लेकर, तो इस युद्ध के बाद इसने कहते कि मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, बौद्ध धर्म अपनाया। किसके प्रभाव में आके? प्रभाव आया था ये उपगुप्त के, उपगुप्त के। तो क्वेश्चन करा जा कि इसका गुरु कौन था? तो उपगुप्त था। कि किस युद्ध बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध बाद अपनाया। किसके प्रभाव में आगे अपनाया? उपगुप्त के प्रभाव का आया। और मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक प्रभाव तो इसका ही पड़ा था। और मैं बता दूं आपको, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी इसने, बौद्ध धर्म की शिक्षा राज्याभिषेक के, राज्य अभिषेक के 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद किससे ली थी? निगरोध से ली थी। किससे ली थी? निगरोध से। ये सुसीम का लड़का था, सुसीम का। किसका लड़का था ये? सुसीम का लड़का था ये। जो अशोक का बड़ा भाई था उसका लड़का था निगरोध। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा राज्याभिषेक के 4 वर्ष बाद ली थी, लेकिन कम प्रभाव पड़ा था इसमें। तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था उपगुप्त का। क्लियर इस बात को लेकर। वैसे मौलिपुत्र 30 से भी ली थी इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा, मौलिपुत्र 30 से भी ली थी, लेकिन दो खास है, उपगुप्त भी है और निगरोध। क्लियर इस बात को लेकर। और सुसीम की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा था। अगर आपसे बता दूंगा कि सुसीम की हत्या करके ही, हत्या कर अशोक गद्दी पर बैठा था, अशोक गद्दी पर बैठा था। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी वो निगरोध से ली थी। किससे ली थी? निगरोध से ली थी। और मैं आपको बताऊं कि इसने आजीविकों के लिए, आजीविकों के लिए 4 गुफाएं बनाई, 4 गुफाएं बनाई। गुफा का नाम क्या है? करण है, चौपार है, क्लियर है, सुदामा है, और कौन सी है? विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। क्लियर इस बात को लेकर। और कौन सी गुफा काटी थी इसने? तो जो गुफा थी वह बराबर की गुफा थी, बराबर की गुफा को काटकर, बराबर की गुफा को काटकर। क्लियर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो बराबर की गुफा थी ये कहाँ थी? ये गुफा किस राज्य में थी? क्लियर इस बात को लेकर। सॉरी, बराबर की गुफा नहीं कह सकता, बराबर की पहाड़ी काटकर, बराबर की पहाड़ी काटकर, पहाड़ी काटकर ये 4 गुफा बनाई थी। आपको बताना है जो बराबर की पहाड़ी है किस राज्य में है, नहीं कहाँ है ये। देखते हैं बच्चा कौन बताता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये कहाँ है। क्लियर इस बात को लेकर। क्वेश्चन आता है जो बराबर की पहाड़ी काटकर जो गुफा बनाई गई थी ये किस संप्रदाय के लिए बनाई गई थी? तो इसका आंसर आता है आजीवक संप्रदाय के लिए। और इसका पुत्र था दशरथ, इसका एक पुत्र था दशरथ, जिसने आजीविकों के लिए, आजीविकों के लिए संप्रदाय था, आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा दान में दी। नागार्जुन गुफा क्या दी? दान में दी। क्लियर इस बात को लेगा।
तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं इनके शिलालेख की। अब बात करते हैं भैया इनके शिलालेख की। शिलालेख कितने थे के पूछेगा आपसे तो 14। अगर पूछा आपसे कि अशोक के शिलालेख कितने थे तो आपका आंसर होगा 14 थे। इनकी भाषा क्या थी? जो भाषा थी प्राकृत थी। प्राकृत को क्या बोलते हो आप? अर्ध मगधी कह सकते हो आप। क्लियर इस बात को लेकर। और जो लिपि थी कौन कौन सी थी? जो लिपि थी कौन कौन सी थी? बरहाई लिपि थी, बरहामी लिपि थी। बरहामी लिपि का सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ था वो आपके दक्षिण भारत में हुआ था। अरमाइक थी और ग्रीक थी। इन लिपियों में इसके अभिलेख थे, इन लिपियों में इसके शिलालेख थे। तो सर्वाधिक शिलालेख बरहामी भाषा में थे। किस भाषा में थे? बरहाई भाषा में थे। बरहाई भाषा में थे, बरहामी भाषा बोलते हैं इसको। क्लियर बात को लेके। तो क्वेश्चन आता है कि बरहामी भाषा में कौन थे? खरोष्टी। बरहामी हो गया, बरहाई हो गया, खरोष्टी लिखो आप। खरोष्टी। क्लियर। तो बरहामी हो गया, खरोष्टी हो गया, अरमाइक हो गया और ग्रीक हो गया। सर्वाधिक शिलालेख बरहामी भाषा में थे। क्लियर इस बात को लेकर। तो अब बात करें खरोष्टी में। तो खरोष्टी में शिलालेख कौन कौन से थे? ये तो मानसेरा और शहबाजगढ़ी। मानसेरा और शहबाजगढ़ी कहाँ है ये वर्तमान में? ये वर्तमान में है पाकिस्तान में। आपसे पूछ लेगा कि खरोष्टी भाषा में कौन कौन से शिलालेख है? मानसेरा, शहबाजगढ़ी, और ये वर्तमान में कहाँ है? ये कह देगा आपसे खरोष्टी भाषा के मानसेरा, शहबाजगढ़ी जो शिलालेख है कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। और मैं आपको बता दूं कि अरमाइक प्लस ग्रीक दोनों भाषा में एक शिलालेख है जिसको बोलते हैं साने कुना। ये वर्तमान में कहा है? अफगानिस्तान के कांधार में है। कहाँ है? अफगानिस्तान के कांधार में है। क्लियर। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अरमाइक और ग्रीक भाषा में कौन सा है? साने कुना है, अफगानिस्तान के कांधार में है। और कालसी अभिलेख कहाँ है? कौन सा? कालसी का अभिलेख। कालसी का शिलालेख, मेरे मुंह से बार बार अभिलेख निकलता है। कालसी का शिलालेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, यानी कि यूके। कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्लियर इस बात को लेकर। और एक अभिलेख है भाबरू का अभिलेख, भाबरू का शिलालेख है। क्लियर है। तो जो भाबरू का शिलालेख है वो कहाँ है आपके? ये आपके राजस्थान में है। ये कहाँ है आपका? राजस्थान में है। और इसने अशोक ने अपने आप को इसमें मगध का सम्राट घोषित करा था। इसमें मगध का सम्राट घोषित करा। सारे क्वेश्चन खास है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट जा। और मैं बता दूं कि शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? टी पैंथलन ने करी थी। तो इस बात को लेकर किसने करी थी? टी पैंथलन ने करी थी। 1750 में करी थी। और सबसे पहले शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था?
पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? तो अंग्रेज था जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप था। कब? 1837 में। 1837 ईस्वी की बात है बच्चों। ये किसकी बात है? ईस्वी की। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसकी डेट पूछ लेगा, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये भी पूछा हुआ है, कई बार आया हुआ है, ये भी है। इसकी भाषा पूछ लेगा, संख्या पूछ लेगा, सब खास है, कोई भी छूटता नहीं है। अब देखते हैं किस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं किस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। अशोक की माँ का नाम शुभांगी। क्लियर? अब बात करते हैं प्रथम शिलालेख की। किसकी? प्रथम में। जो खास है मैं लिख बता रहा हूं। तो क्वेश्चन आता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, किस शिलालेख में? प्रथम में। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो किस शिलालेख में कहा था? प्रथम में कहा था। और पशु बलि की क्या करी थी? पशु बलि की बुराई करी थी। क्लियर बात को लेकर क्वेश्चन दूसरा। कौन सा विलेख की बात कर रहा हूं मैं? दूसरे की। तो दूसरे विलेख में संगम वंश का वर्णन कर रखा है। संगम वंश का वर्णन बहुत खास क्वेश्चन है। संगम वंश का वर्णन किस में है? दूसरे में और 13वें में है। तो संगम वंश का वर्णन कर रखा है। और पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की बात करी। चिकित्सा की व्यवस्था की क्या करी? बात करी। क्लियर इस बात को लेकर? तो संगम वंश बड़ा खास है। इसमें सभी मनुष्य मेरे बच्चे बड़ा खास है। अब बात करें किसकी? छठे की। छठे शिलालेख की बात कर रहा हूं मैं। इसमें कहा था कि मैं किसी भी समय खाना खा रहा हूं या अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहा हूं तो मेरा मात्य मुझसे सार्वजनिक काम के लिए किसी भी समय मिल सकता है। क्लियर इस बात को लेकर? अब बात किसी करेंगे? सातवें शिलालेख की। ठीक है नहीं? तो सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? सबसे लंबा शिलालेख है। तो सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां है। सबसे लंबा शिलालेख है। और इसमें बताया गया है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, यह है बोध गया की यात्रा पर गया। बोध गया की यात्रा पर गया। यह हर 10वें वर्ष यात्रा पर जाता था, कभी कहीं की, और अपने सैनिक को हर 5वें साल लोगों से मिलने के लिए भेजता था कि भाई क्या समस्या है। तो 10वें वर्ष बोध गया तथा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष राज्याभिषेक के कहाँ गया है? लुम्बिनी में। कहाँ गया है? लुम्बिनी में। क्लियर? ये लुम्बिनी आपके कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी।
कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो जब वहाँ गया तो वहाँ क्या हुआ, लुम्बिनी के कर को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो वहाँ जो लोगों से कर लिया जाता था समाप्त कर दिया गया था। और बाकी कर को 1/4 जगह 1/8 कर दिया गया था, जो और क्षेत्र थे और राज्य थे। क्लियर बात को लेकर अब बात किससे करेंगे? 13वें शिलालेख की। क्लियर है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्लियर? संगम वंश का वर्णन है, संगम वंश का वर्णन है। तो संगम वंश का वर्णन दूसरे में भी हो, 13वें में भी आप ध्यान रखोगे, याद कर लियो, संगम वंश का वर्णन है। ठीक है? और क्षत्रियों के बारे में जिक्र करा है। किसके बारे में? क्षत्रियों के बारे में भी जिक्र करा था। बात करें किसकी? 14वें की। तो 14वें शिलालेख में क्या है? अपनी जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करा था। अपनी जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए, ये कह सकते हो प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करा था, जीने के लिए प्रेरित करा था, प्रेरित करा था। क्लियर इस बात को लेकर? तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।